कोई किसी का कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट लगाना है और सभी क्वेश्चन आपके मैंने करा रखा है और कहीं ना कहीं कुछ नया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता था, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। सो इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है आप लोगों को 10 सेकंड का समय मिलेगा, 10 सेकंड में आप लोगों को आंसर लगा लेना है। यानी कि पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक जो खुदाई हुआ है इससे आपको पता चला है। शिलालेख तो यहाँ से मिला नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जो लोग भी सी आंसर लगाए हैं उनका 1 नंबर जुट गया, जो लोग सी नहीं लगाए हैं उनका 1 नंबर घसक गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होता है, सी होता है। पुरातात्विक खुदाई के अनुसार ये सभी आपको होमवर्क करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बस आज टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, तो टेस्ट लगाइए, अपना स्कोर बताइएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी स्थित है, रंगपुर कहां स्थित है ये आपको बताना है। रंगपुर स्थित कहां पर है, तो रंगपुर गुजरात वाले क्षेत्र यानी रंगपुर कहां पर स्थित है, सौराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, सौराष्ट्र में। मैं आप लोगों को गिन के 10 सेकंड समय दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग अपना आंसर लगाते रहिए। जो लोग गलती लगाएंगे गलती अपना काटेंगे। प्रणाम धीरज कुमार, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए प्लीज। अब क्वेश्चन लगाने का समय हो गया, लगाइए पुरुषोत्तम कुमार क्वेश्चन सभी लोग, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सभी क्वेश्चन अति से महत्वपूर्ण, छति से महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 देख लीजिए यहां से, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। सो किस पशु का जो है आपको नहीं मिलता है ये बताना है। निम्नलिखित में से किस पशु का जो है अंकन होता है हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर नहीं मिलता है। बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। सो यहाँ पर घोड़ा का नहीं मिलता है, आप लोग जानते हैं। घोड़ा के साथ साथ गाय का भी नहीं मिलता है। एक कुबड़ वाले साढ़ का मिलता है आपको पवित्र माने जाते थे जानवर में। बैल, हाथी, भेड़ ये सब का मिला हुआ है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, घोड़ा का नहीं मिला है। इसके आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन है। लेखन कला विकसित किया था, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित किया था। सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग टेस्ट लगाइए प्लीज और अपना स्कोर लास्ट में आप लोग बताइएगा। देखना है आप लोगों को टारगेट 75 प्लस कर चलना है क्योंकि ये सभी पढ़ाया हुआ चीज है। आगे चलते हैं। तो लेखन कला की उचित प्रणाली जो है सुमेरियन सभ्यता में सबसे पहले देखने को मिलती है। किस सभ्यता में देखने को मिलती है, सुमेरियन सभ्यता में। हमारा जो सभ्यता था यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये कांस्य युगीन सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। और आपको पता होना चाहिए उन्नत किस्म के यहाँ पर प्रणाली मिला है, घर बनाने का आपको ग्रिड पद्धति मिला है, ये सब आपको देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। सुमेरियन सभ्यता हो जाएगा यहाँ पर लेखन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दो एकदम। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन नगर था, पतन नगर है तो वहां पर आपको क्या होगा, फारस के मुद्रा भी मिले हुए हैं। सो आप कनेक्ट कर लो क्या होगा इसका आंसर। ये जो स्थित है ये क्या है, एक बंदरगाह है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसका नाम है लोथल। क्या नाम है इसका, नाम है लोथल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल, गुजरात में स्थित आपको है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक जो साइट मिले हुए हैं गुजरात में मिले हैं, भारत में अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन कालीन स्थल कहां पर है। आलमगीरपुर है, ये तो सबसे पूर्वी में स्थित है, यूपी में है। कालीबंगा, लोथल आपको, कालीबंगा आपको राजस्थान में है, लोथल गुजरात में। देखोगे राखीगढ़ी, देखोगे राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। सो राखीगढ़ी जो देखोगे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। राखीगढ़ी जो साइट है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन साइट है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन अच्छा खासा है आप लोगों को। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का आपको साक्ष्य बताना है कहां पर मिला है, यानी उन्नत जल प्रणाली। इसके लिए देखोगे इसको विश्व धरोहर सूची में भी आपको शामिल कर लिया गया। यह बताना है कि इसको कहां मिला गया, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से इंक्लूड कर लिया गया है। ये जो मिला हुआ है बताना है आप लोगों को। ये जो है धौलावीरा से उन्नत आपको देखोगे जल प्रबंधन का साइट आपको मिला हुआ है। वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो होते थे उन्नत जल प्रबंधन मिलता था। हर शहर को देखोगे अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से बसाया हुआ था, पक्के ईंटों का घर बनाया हुआ था। ईंट जो नलियां गलियां थी संपूर्ण पर काटती थी, दरवाजे पीछे की तरफ, खिड़कियां पीछे की तरफ खुलते थे, कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो। ग्रिड पत्ती अपनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था ये आपको बताना है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, यानी सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। सब लोग जानते हो किस धातु का प्रयोग किया था, बताओ 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 बताओ। तांबा का। क्या हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तांबा हो जाएगा, तांबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता किस युगीन सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कांसा का उन्नत आपको प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर नृत्य करते हुए आपको मूर्ति प्राप्त हुआ था, कहां से, मोहनजोदारो से, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। सिंधु सभ्यता में चावल तथा युगल समाधि का साक्ष्य कहां से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, इसमें आपको चावल का साक्ष्य पूछ सकता है और युगल समाधि का, यानी कि 2 लोग समाधि, युगल, जुड़वा समाधि, ये बताना है। तो सिंधु सभ्यता में चावल जो समाधि का, चावल का मिला है, समाधि का मिला है, चावल समाधि दोनों मिल जाएगा। जुड़वा ये हो जाएगा लोथल जो भोगवा नदी किनारे स्थित है, लोथल यानी गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि उतना समय आप लोगों को मिल जाए
कि आप लोग क्वेश्चन लगा लो, ठीक। ऐसा कुछ बस आंसर बताने में कुछ नहीं है, चुपचाप खड़ा भी रह सकते हैं, एली लीली उली लीली आंसर क्या होगा, ठीक। तो ऐसे करने से कोई फायदा है नहीं, तो मैं पढ़ लेता हूं, आपको भी याद हो जाएगा, कान में जाएगा तो समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे आपको बताना है। सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे, विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, प्रकृति में विश्वास करते थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको मात्र शक्ति हो जाएगा, मात्र शक्ति प्रकृति। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का आंसर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। सिंधु सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। कहा जाता है कि आर्य से पूर्व सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता आता है जिसे आर्य सभ्यता बोला जाता है, यानी वैदिक सभ्यता बोला जाता है। वैदिक सभ्यता आर्य लोगों पर डिपेंड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या देख लो ध्यान से, यानी कि आर्य सभ्यता से पूर्व थी। आर्य सभ्यता से पूर्व ये होने का इसका क्या साक्ष्य है, तो नगरीय सभ्यता थी, वो अपनी लिपि थी उसकी, वो खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक हुआ। ये सही नहीं है, जो भी सही है इसका आंसर ये सही है कि ये नगरीय सभ्यता थी। एक नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ग्रामीण सभ्यता में अगर देखा जाए तो ये आपको वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यहां से एक और आपको डिफरेंट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मृद भांड मिला हुआ है, जो कि ये बताता है कि वैदिक सभ्यता से ये पहले था सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 12 देखो, आंसर मत देखो, चोरी चुट्टा कुछ नहीं, चोरी नहीं करना है यहाँ पर। विशाल स्नानागार जो है पुरातत्विक स्थल से पाया जाता है। भैया तुमको इतना अच्छे से तैयारी हो जाएगा, तुम लोग गर्दा गर्दा मचा दोगे, काय चिंता कर रहे हो, ठीक। चलो सब लोग सही से लगाओ क्वेश्चन, बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज जोश दिखा देना है, देखना है किसमें कितना है दम। आओ देखे जरा, विशाल स्नानागार हुआ या अन्नागार हुआ, ये सभी जो मिला हुआ है मोहनजोदारो से मिला है। कांस्य की मूर्ति जो मिला हुआ है नाचते हुए, ये भी कहां से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। और मोहनजोदारो कहां पर स्थित है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पाकिस्तान में ये पड़ता है। आगे देखते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टाराकोटा मिला है। टाराकोटा मतलब हल का टाराकोटा मिला है, ये आपको बताना है। हल का साक्ष्य हल का टाराकोटा मिला है। धौलावीरा, बानावाली, कालाबंगा, लोथल, तो ये हो जाएगा बनवाली से ना। बताओ क्या हो जाएगा, कि लोथल हो जाएगा, क्या क्या होगा, कि धलवीरा हो जाएगा, क्या होगा, बनवाली होगा, क्या होगा बताओ। अरे बताओ बबुआ, इसमें आंसर क्या होगा, ठीक। 13 का आंसर बताओ। एक दूसरे का चीटिंग करोगे समझ लो कि फिर हम गलती करवा देंगे, बस दिक्कत में पड़ जाओगे तुम लोग, ठीक। हमको पता भी है तुम लोग को कैसे गलती करवाना है। चीटिंग वूटिंग नहीं चलेगा यहाँ पर, चीटिंग नहीं करो, चोरी करना पाप है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई 13 का बी लगा रहा है, कोई 13 का सी लगा रहा है, कोई 13 का डी लगा रहा है। ये सब बोलेगा कि हम रिवीजन कर आए। देखो ये शुभम पासवान, ये क्या बनवाली लगा रहे हैं, ठीक। और कौन लगा रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सब सुधार कर लिया ऐसे सब। ये देखो रवि गुप्ता सी लगा रहा है। अब इसको क्या किया जाए बताओ, ये इतना पढ़ने में तेज लड़का है फिर भी गलती कर रहा है, बताओ। अरे बनवाली से मिला था भैया, हल का टारकोटा जो मिला था, हल का साक्ष्य मिला है, बनवाली से मिला है। तुमको कितना बार बताया, बताओ कितना बार बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। सो क्लासिकल जो संस्कृत है ये आपको बताना है। क्लासिकल लैंग्वेज होता है ना आपको, उसी में आपको बताना है कि क्लासिकल जो संस्कृत है उसमें आर्य के शब्द का मेन मतलब क्या होगा। आर्य शब्द का मेन मतलब क्या होगा। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगुणत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उन्नत व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। क्या हो जाएगा आपको, आर्य शब्द का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपको, क्लासिकल संस्कृत में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। देखते कौन लगा रहा है। ऋग्वैदिक काल में देखोगे जो ऋग्वेद में त्रय वेद बोला जाता है उसको बोला जाता है सबसे पुराने वेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद जो होता है बाद में बनता है, जादू टोना वाला वेद होता है। यह पूछ रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी ये थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी, ब्राह्मी लिपि थी। इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक। मैं देख नहीं रहा हूं कौन सही लगा रहे, बाद में लास्ट में जरूर तुम लोगों से पूछूंगा। तुम लोग को, तुम लोग चाहने वाले की कसम, तुम्हारे चाहने वाला का कसम, वो कोई भी हो सकता है। चोरी करना पाप है, चोरी मत करियो पहला नंबर। और गलती तुम लोग बताना नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मतलब गलती कर सकते हो, किसी की चोरी कर मत बताना, ठीक। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो होता है शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। निष्क जो प्रयोग होता था ये क्या था, गले का आभूषण होता था, गले के आभूषण होता था ऋग्वैदिक काल में। बट जैसे ही परवर्ती काल आया उसका, इसमें निष्क का अर्थ होता है, यानी कि किंतु परवर्ती काल में जो उसका निष्क का मतलब पूछ रहा है, परवर्ती काल में निष्क का मतलब क्या होता था। तो परवर्ती काल में निष्क क्या होते थे, आपको सोने के सिक्के। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, यानी कि सिक्के होते थे। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ऋग्वेद देखोगे आप लोग, सनातन धर्म में ऋग्वैदिक काल, प्राचीन काल, और अवेस्ता आपको बताना है
जेद अवेस्ता होता है तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऋग्वैदिक क्षेत्र तो हमारे भारत क्षेत्र है, भारत से ऋग्वैदिक काल, और अवेस्ता जो होता है ये ईरान से संबंधित है। ईरान से, कहां से है? जेद अवेस्ता ईरान से, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक कर्म कांड में होत्र किससे संबंधित थे? होत्र जो होते थे पूजा कराते थे वैदिक कांड में, सो होत्र जो होते थे मंत्र पढ़ते थे वो किस किस वेद से संबंधित है? होत्र किस कर्म कांड में होते थे ये आपको बताना है। ये ऋग्वैदिक में होते, किस में होते? ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वैदिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद जो हमारा है ऋग्वेद है, सबसे बड़ा वेद जो हमारा है ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ठीक। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर सिर्फ टेस्ट की बारी है तो ज्यादा यहां पर बात करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने का साक्ष्य मिलता है? यहां पर साक्ष्य आपको मतलब ये चीज हो गया है कि निम्नलिखित में अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का साक्ष्य देता है? ये कौन सा अभिलेख है ये बताना है। तो ये है बुगाज़कोई अभिलेख। बुगाज़कोई अभिलेख जो है ये बताता है कि ईरान तरफ से ऋग्वैदिक लोग भारत आए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देख लो, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक जो धर्म था ये कैसा धर्म था? चलो तुम लोग का आंसर में देख लेता हूं कुछ सेकंड। ऋग्वैदिक जो धर्म था ये कैसा धर्म था आप लोगों को बताना है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? बहुत अच्छा, शांति से सभी लोग क्वेश्चन आंसर लगाओ। बहुत अच्छा, ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? क्वेश्चन 20 का आंसर लगाओ। कोई का चोरी चुट्टा नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखना। सीके यादव सबसे पहले रुझान देते हुए ऋग्वैदिक धर्म अकेश्वरवाद पर संबंधित था। स्टडी मूड के जेंडर बॉय बोल रहे हैं सी हो जाएगा इसके आंसर। बी और सी भी जो हो जाएगा मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, बट एक आंसर बताओ। चंदन मंडल भैया बोल रहे हैं कि इसके आंसर बी हो जाएगा, यानी अकेश्वरवाद पर उपस्थित है। नहीं भैया तुम लोग को गलती बात है, ऋग्वैदिक जो धर्म था ये बहुदेववाद के था। बहुदेववाद कहने का मतलब कि बहुत देवताओं का पूजन होता था, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ऋग्वैदिक जो धर्म था ये धर्म के बारे में पूछ रहा है, बहुदेववाद पर संबंधित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि ऋग्वेद में ही देखोगे बहुत से देव देवताओं का वर्णन मिलता है। जैसे ऋग्वेद में आप देखोगे इंद्र भगवान का भी मिलता है, वर्णन मिलता है। बहुत से और भी देवता, अग्नि देव जी का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन 21 देखो, स्वार्धिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। स्वार्धिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको संबंधित है, समर्पित है? आपको देखो ये ऋग्वेद के ही यानी ऋग्वैदिक काल के ही सभी देवता हो गए। तो स्वार्धिक जो सूक्त समर्पित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 21 लगाओ। बहुत अच्छा, स्वार्धिक जो ऋग्वैदिक सूक्त आपको हैं लगभग 250 जो हैं वो भगवान इंद्र से संबंधित है ना, और 200 के करीब आपको आई थिंक अग्निदेव से संबंधित है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भगवान इंद्र से संबंधित जो है स्वार्धिक सूक्त आपको समर्पित है। पुरंदर इन्हें बोला जाता था, यानी युद्ध के देवता भी इन्हें बोला जाता था, इंद्र को। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देख लो, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था ये आपको बताना है। गायत्री मंत्र जो देखोगे, गायत्री मंत्र उगते हुए सूरज भगवान के लिए बोला जाता है। जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो बोला जाता है, ऐसे तो सॉरी मतलब नहीं बोला जाता है, सूर्य जब भगवान उगते हैं तो उनके जो है आपको उनके लिए ये बोला जाता है गायत्री मंत्र का। सो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था ये आप लोग से पूछ रहा है। तो ये गायत्री मंत्र का देखोगे ऋग्वैदिक के तीसरे मंडल में पढ़ने को आपको गायत्री मंत्र का मिलेगा, और इसकी जो रचना किए थे उनका नाम है विश्वामित्र। कौन किए थे? विश्वामित्र किए थे। आप लोगों सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। दशराज युद्ध जो लड़ा गया इसे किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राजाओं की युद्ध लड़ा गया था, दशराज युद्ध। ये बताना है ये किस नदी के, प्राचीन नदी का नाम दिया हुआ है, और आपको बताना है ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया। एक आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी के किनारे। कौन सा हो जाएगा? परुष्णी नदी के किनारे, ठीक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये पूछता है तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से ले लिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, निम्न में से किस नदी को ऋग्वैदिक में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, यानी मातों में माँ, नदियों में माँ और देवियों में माँ, ये किस नदी को कहा गया? तो किस नदी को कहा गया होगा? यानी सबसे पवित्र नदी को कहा गया होगा, जिसके सामने सब लोग शीश झुकाते होंगे ऋग्वैदिक काल में, पूजन करते होंगे। ये कौन सी नदी होगा ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। सबसे पवित्र नदी था आपको सरस्वती नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ये बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, किस वैदिक धर्म में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ये किस ऋग्वैदिक के किस में आपको मिलता है? लगाना है आप लोगों को क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्वेश्चन लगाओ, क्या दिक्कत है बताओ। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है उसमें ये मिलता है, पुरुष सूक्त भी मिलता है। तो ये देखोगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में मिलता है, 4 वर्ण जो है ये आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। इसे भी भाली भांति याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। ये देख लो क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, यानी ऋग्वैदिक देवताओं के पुरोहित किसे कहे जाते हैं ये आपको बताना है। तो ऋग्वैदिक देवता के पुरोहित कहे जाते हैं जिनके पूजा में आप लोग पीला कलर के कपड़ा पहनते हैं, केला का पूजा होता है, उसमें उपवास रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे बृहस्पति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी बृहस्पति भगवान, इसलिए कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति भगवान। और कहीं ना कहीं आज के समय में हम लोग बृहस्पति भगवान को भगवान विष्णु समझते हैं। क्वेश्चन 27 देख लो, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, और जब भगवान विष्णु का आप पूजा करेंगे तो लहसुन प्याज ये सब जो तामसिक चीज है और भी छोड़ देना होता है। क्वेश्चन 27 देखो, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ के बारे में कहां से पता चलेगा भैया, यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में कहां से पता चलेगा, कौन से वेद में मिला हुआ है, कौन से वेद जो होता है गद पद दोनों में है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा इसे क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, यजुर्वेद। यज्ञ यहां से देखो निकल कर आ रहा है। साम वेद में तो सारे गामा पादनिशा, और आपको अथर्ववेद में जादू टोना, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। लोग बोलते हैं ना संस्कार, अलग अलग संस्कार अलग अलग समय पर होते हैं, तो पूछा जाता है कि वैदिक कालीन संस्कारों की संख्या कितनी है, यानी संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है। तो 16 संस्कार होते हैं। जीवन से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार इसे बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, 16 संस्कार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं ये किस स्थल की खुदाई से मिले हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह का माने लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से ये मिला है। तो इसका आंसर तुम लोग 29 का आंसर क्या लगा लोगे, बी लगा लोगे। भैया अभी दूरी बहुत दूर है, अभी 30 नंबर का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आज देखना है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाया करो। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख है, यानी पुरुष मेघ का उल्लेख मिला हुआ है, वो कौन सा इसमें ग्रंथ है, ये आपको बताना है। किस ग्रंथ में मिले हुए हैं पुरुष मेघ का, बताइए। ये लगाइए क्वेश्चन, आपके लिए आसान क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन, आप लोग किए होंगे। बहुत अच्छा, क्या दिक्कत है, अरे शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा भैया। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। क्या ही इतना तुम लोग डिले कर रहे हो, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। श्रीमद् भागवत गीता जो है, आप लोग गीता पढ़ते होंगे। श्रीमद् भागवत गीता भगवान विष्णु जो कृष्ण थे और जो अवतार लिए थे अपना, तो वो बोले थे युद्ध के स्थल में। सो उनका जो वाणी है आज के समय में देखो सत्य भी साबित होता है। सो श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो ये सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी, ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत में है श्रीमद् भागवत गीता। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 32 देख लो, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णित सत्यमेव जयते। सत्य मतलब सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते यानी सत्य का ही जीत होगा, ये कहां से लिया गया है। ये जो लिया गया है सबसे पहले याद रखना, सबसे पुराना पुराण में हम लोगों का हो जाता है मत्स्य पुराण हो जाता है। वेदों में सबसे पुराना जो वेद हो जाता है ऋग्वैदिक मतलब ऋग्वेद हो जाता है। काव्यों में महाकाव्यों में महाभारत सबसे महाबड़ा काव्य है। मुंडको उपनिषद जो हो जाएगा, इससे हम लोग लिए हैं मुंडको उपनिषद, याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से जो लिया गया है, ये जो लिया गया है सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ 33 देख लो, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नचिकेता और यम के संवाद जो है ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता और यम संवाद करते हैं, अपने में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और ये डिबेट और डिस्कस कहाँ से निकल कर आता है, अध्यात्म के बारे में ये डिबेट करते हैं। सो अध्यात्म ज्ञान के बारे में बताते हैं, ये मिलता है कंठको उपनिषद। कंठ से बोलते हैं भैया, कंठ से बोलते हैं, डिबेट करते हैं कंठ से, इसलिए इसका नाम कंठोप उपनिषद हो गया। मैंने ट्रिकली याद कर लेना, कंठोप उपनिषद में ये सब आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, डिबेट करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से की जाती है। वैदिक नदी अस्कनी जो है ऋग्वैदिक नदी है अस्कनी, और अभी के डेट में ये कौन सी नदी है,
अस्कनी जो है अभी की डेट में कौन सी नदी है? ये ऋग्वैदिक नदी है। क्वेश्चन 34 का आंसर आपको लगाना है। क्वेश्चन 34 का आंसर सभी क्वेश्चन आप किए हैं। अभी का जो नदी है चिनाब नदी, उसे अस्कनी नदी कहा जाता है, यानी चिनाब ये हो जाएगा। चिनाब चिनाब ये दोनों एक ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध 10 रसाव की युद्ध किस नदी के तट पर ले? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। क्वेश्चन तो रिपीट कर गया, क्वेश्चन एक रिपीट कर गया। अफसोस, आप लोगों को एक्स्ट्रा एक नंबर मिल गया। प्रसिद्ध 10 रजाओं का जो युद्ध लड़ा गया है ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया है। किस नदी के किनारे लड़ा गया है? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। वैदिक देवमंडल में निम्न देवता में से युद्ध के देवता किसे माना जाता है? अफसोस, ये भी क्वेश्चन तुम लोग सही लगा दोगे, कहीं ना कहीं मेरे मुंह से निकल गया था इसके आंसर। ये बताओ, वैदिक जो कालीन था वही वैदिक देवमंडल में से, माने वेदों के समय जो अलग अलग देव थे उसमें से सबसे आपको युद्ध के देवता जो कहे जाते हैं, लड़ाई के देवता जो कहे जाते हैं, प्रतापी देवता जो कहे जाते हैं, ये भगवान इंद्र को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, पुरंदर यानी इंद्र। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, किला तोड़ने वाला देवता इंद्र। क्वेश्चन 37 देख लो। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। सो भारत से प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके हैं ये आपको बताना है। भारत के सबसे प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने हुए हैं ये आपको बताना है। सबसे प्राचीनतम प्राप्त जो सिक्के हैं, यानी कि सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन सी हो जाएंगे? तांबे के होंगे, सोने के होंगे, रांगा के होंगे या चांदी की होंगी? सबसे प्राचीनतम जो सिक्के बनी थी ये आपको बनाना। आज तो रिकॉर्ड तुम लोग तोड़ दोगे जी, पूरा भयंकर आज तो लाइव हो गए हो। बबुआ, सबसे प्राचीनतम सिक्के जो बनी थी ये चांदी की बनी थी। सबसे सिक्के की बात कर रहा है, सिक्के की बात कर रहा है। सबसे प्राचीनतम जो सिक्का सोना का भी नहीं, चांदी का प्राप्त हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देख लो। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध है, ये बताना है। ये क्या दे रहा है? प्रसिद्ध वैद्य जो थे, जीवक, जिसके दरबार से संबंधित है, ये बताना है किसके दरबार से संबंधित है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जो जीवक थे, ये वैद्य थे, ये किसके दरबार में रहा करते थे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 लगाना है। ये लगाइए 38, किसके दरबार में रहते थे भैया? ये रहते थे बिंबिसार। अब बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार में जीवक रहते थे, बिंबिसार के शासनकाल में जीवक रहते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखो। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? प्रारंभिक गणतंत्र में ये बताना है इसमें से कौन सा नहीं होगा। प्रारंभिक गणतंत्र में जो होता है, पहले ये कि पहले के जो गणतंत्र थे, रिपब्लिक थे, ये बताना है इसमें से कौन से नहीं थे। शाक्य थे, लिच्छवी थे, यधय थे या उपयुक्त में से सभी? इसके आंसर लगाना है आप लोगों को। बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए और बढ़िया से आंसर लगाइए। सभी लोग जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ बढ़ाइए, थोड़ा जल्दीबाजी कीजिए, समय नहीं है आप लोगों के पास भी और समय की कमती बहुत है। ये हो जाएगा इसके आंसर। बहुत अच्छा, देखो ये बिहारी लगा रहा है डी, देखो चंदन मंडल लगा रहा है सी, बहुत अच्छा चंद्र मंडल। यधय हो जाएंगे। यधय कोई गणतंत्र नहीं था भैया, यधय जो था ये कोई गणतंत्र तंत्र नहीं था। बाकी लिच्छवी था, शक्य थे, ये सभी गणतंत्र के अंतर्गत आते हैं। वैशाली। क्वेश्चन 40 देख लो। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी 16 महाजनपद के देखोगे, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ये सब में उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध महाजनपद। अब ये पूछता है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन थे, जो कि दक्षिण भारत के महाजनपद थे। दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद पद में जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जिसका नाम था अस्मक। क्या नाम था? अस्मक। अस्मक नाम था, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अस्मक नाम था, अस्मक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहां देखिए 41 देख लीजिए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध जो है ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तुम्हारे 32वीं जुडिशरी जब पीटी हुआ है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी आपको बताना है, लगाना है। सो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये थी आपका राजगृह। राजगृह थी, ये याद रखिएगा। लेकिन ये आपको जुडिशरी में जो दिया हुआ है, बीपीएससी में, यानी 32वीं जुडिशरी में दिया हुआ है कि मगध की राजधानी कहां थी, प्रारंभिक नहीं दिया था उसमें। तो पाटलिपुत्र भी ऑप्शन में दिया था, राजगृह भी दिया था, तो बहुत से लोग पाटलिपुत्र भी लगाए हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 देख लो। अजातशत्रु किस वंश के नाम से था, मतलब नाम के क्या था? अजातशत्रु किस वंश से आता था? अजात जो शत्रु था ये किसका बेटा था, किस वंश से आता था? इसे पृथहंता भी बोला जाता है। अपने पिता का वध कर दिया था, जिसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार हर्यक वंश से आता था और अजातशत्रु भी हर्यक वंश से आता है। प्रतापी शासक था ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हर्यक हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा इसका आंसर, बी 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 बी। आगे देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो 43। मगध का कौन सा सम्राट
अपरो परशुराम, अपरो परशुराम ये बताना है अपरो परशुराम कौन सा होगा, यानी कि परशुराम या अपरो परशुराम की जो ये पदवी धारण किए थे, इसमें से बताना है कौन से कहते थे, मतलब परशुराम के अवतार उन्हें माना जाता है, परशुराम पदवी धारण किए थे, इसमें से कौन से राजा थे, ये थे नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, महापद्मनंद थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है, महाभारत के अनुसार बताना है उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे उत्तरी पूछ रहा है भाई, दक्षिणी पंचाल पूछे तो काम्पिल्य हो जाएगी, अहिर क्षेत्र हो जाएगा इसके आंसर, अहिर क्षेत्र हो जाएगा, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिर क्षेत्र, काम्पिल्य हो जाएगा दक्षिणी पंचाल की राजधानी, इसे भी आपको भली भांति याद रखना है। क्वेश्चन आगे देखो 45, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था ये मत्स्य महाजनपद जो है ये कहां पर स्थित था, मत्स्य महाजनपद जो स्थित था 6ठी शताब्दी पूर्व में ये कहां पर था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुलंदखंड में, रुहेलखंड में, ये बताना है। मत्स्य महाजनपद हमारे राजस्थान में मिलता है पश्चिम में देखा जाए तो, और इसका जो मतलब ये था, क्या नाम था, विराटनगर था ना, बताओ इसका क्या था, मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछता है कभी कभी, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजस्थान हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, यानी राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान वाला क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश दिए थे, बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, एशिया के ज्योति पुंज कहे जाते हैं महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, महात्मा बुद्ध सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, और नेपाल के तराई कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश दिए थे, ये श्रावस्ती में दिए थे, जब भी वर्षा का काल आता था यहीं पर रुक जाते थे, इसलिए इनका जो साधिक उपदेश है ये यहां पर देखने को मिलता है, यानी श्रावस्ती। आम भाषा में देते थे, पाली जो उस समय का आम भाषा था, जैसे अभी हम आप लोगों को कभी कभी भोजपुरी का यूज कर देते हैं, सो भोजपुरी में बोलते तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को, जैसे आम भाषा भी का भोजपुरी हो गया, ठीक। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ये कहां पर दिया गया था, और भिक्षु संघ की भी स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था, भिक्षु संघ की स्थापना किए थे, और वहां पर महिलाओं के लिए भी वो खोल दिए थे। सबसे पहला जो थी गौतमी, इनका मौसी ही थी, यानी कि गौतमी पुत्र, ये आपको प्रजापति थी ना, ये जो हो जाएगा आपको भिक्षु संघ की स्थापना जो किया गया था या आपको प्रवेश दिया गया था वैशाली में दिया गया था, यानी कि कहां पर, वैशाली में। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे उनका प्रिय शिष्य अंगद थे। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, यानी मृग होगा उसके बाद चक्र, मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, यह बताना है किसका चक्र किया गया, चक्र से ही तुम लोग पकड़ सकते हो किसका किया होगा। लगाइए क्वेश्चन 48 का आंसर लगाइए, मृग सहित चक्र का जो किया गया है यह किया गया है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी पहला उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश जो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहा जाता है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मतलब वाराणसी के बगल में है, मजा आता है घूमने जाने में, कभी समय मिले तो जरूर जाना सारनाथ में, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहां देखते हैं, क्वेश्चन 49 देखो, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, मूर्ति पूजा की नींव किसके द्वारा रखा गया था, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, कौन धर्म द्वारा, ईसाई धर्म, किस धर्म द्वारा आपको पूजा जो किया जाता था सबसे पहले मूर्ति बनाकर, सबसे पहले जो मूर्ति बनाने का पूजा किया गया था बौद्ध धर्म से है। सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही देखोगे मूर्ति बनाना, जुलूस निकालना, यह बौद्ध धर्म का देन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में स्वाधिक मौलिक अंतर क्या है। हीनयान संप्रदाय क्या मानते हैं, महायान संप्रदाय क्या मानते हैं बौद्ध धर्म में, इनमें आपको पूर्ण रूप से जो विभाजन हो गया था यह हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में, जो कनिष्क शासन काल में हुआ था, ये जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसमें जो मूल रूप से अंतर है, तो एक तो देवी देवताओं को मान्य रखते हैं, एक देवी देवताओं नहीं मानते हैं बौद्ध धर्म में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देवी देवताओं का पूजा। इसका आंसर जो हो जाएगा मेन दोनों के डिफरेंट में यही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, निम्नलिखित में से
किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन, जो संघ में लोग निवास करते थे, संघ में रहते थे, विहार में रहते थे विहार में, आपको बताना है वो किस धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग चलते थे, यानी किस धर्म ग्रंथ के कारण वो नियम आपको बताया गया था कि आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो विनय पिटक द्वारा जो नियम बताया गया है, इसे 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विनय पिटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी जो विश्वविद्यालय अभी है, मतलब प्राचीन काल में भी था, वैदिक समय में था, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। सो वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। वल्लभी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देख लो। क्वेश्चन यहां से देखो, क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? जो नागा अर्जुन थे, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत दिए थे जो आइंस्टीन ने, उससे पहले ये बता दिए थे सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में, एनर्जी के बारे में। नागा अर्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय। ये कौन से थे? माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। 53 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लगाओ ले आओ, 53 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 54 देखो, सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना है, यह देखना है कि तुम लोग तो पढ़े होंगे एशिया की ज्योतिपुंज, या देखो सर एडविन की एक पुस्तक है द लाइट ऑफ द एशिया। यही इसमें ही कहा गया है, क्या कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जो है वो क्या है, आपको एशिया की ज्योतिपुंज है। ये कौन से पुस्तक में है? सर एडविन द्वारा लिखा हुआ पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया। ये किस पर आधारित है? कौन सी पुस्तक पर यह आधारित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 लगाइए, ये किस पुस्तक पर आधारित है? नींद आ रहा है? नींद, पानी मारो, आंख में झोंको पानी, आंख में पानी झोंको, तुरंत पढ़ाई करो, ठीक ना। यह है ललित सागर विस्तार पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ललित विस्तार पर है। इसका आंसर 54 के आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। अजातशत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बन गए थे? अजातशत्रु किसके सलाह पर भगवान बुद्ध का आपको शिष्य बन गए थे? सो अजातशत्रु के ही बाबूजी के काल में एक रहते थे जिनका नाम था राजवैद्य जीवक, और राजवैद्य जीवक ने बोला, बचवा तेरे बाबूजी के साथ हम रहे हैं और तुझे बता रहे हैं कि तू बौद्ध धर्म अपना ले, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था उस समय उन्नत धर्म था, बढ़ रहा था धर्म, उसमें काफी लोग जुड़ रहे थे। तो कोई भी राजा भी हो उस समय बहुत से धर्म को आश्रय दे रहे थे, प्राश्रय दे रहे थे। उसमें देखिएगा ये राजवैद्य जीवक के कहने पर ये भी जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? प्रथम जो बौद्ध परिषद है इसका संचालन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन, देखो 4 बौद्ध परिषद हुए हैं अभी तक। एक हुआ है सबसे पहले राजगृह में, जो कि आपको हुआ था आपको किसके शासन, ये किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा किया गया था। पहला ही हुआ था किसके शासनकाल में? आपको अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में। चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाना चाहिए ना इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी कश्मीर के कनिष्क में, जो आपको कश्मीर जो है इसके आपको देखोगे कनिष्क के कुंडल वन में आप देखोगे एक चौथा बौद्ध संगीति होता है। चौथा बौद्ध संगीति में पूछ रहा है कि जो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सो अध्यक्षता जो किए थे वसुमित्र थे। कौन किए थे? वसुमित्र किए थे। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां देखो 58 देख लो। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा, सुल्तानी नहीं सल्तनत युग यहां पर होना चाहिए, सल्तनत या सुल्तानी दोनों सेम ही हुआ। सल्तनत युग या सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, यानी सबसे उस समय मजबूत थी, काफी बोलबाला था उनका भारत में। तो ये बताना है ये कौन सी शाखा थी, ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी शाखा थी? सल्तनत कालीन युग में इसका नाम था बर्जयान शाखा। बर्जयान जो शाखा था इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? सो महावीर जो थे, महावीर स्वामी जो जैन धर्म में थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वास्तविक तीर्थंकर इन्हें माना जाता है जैन धर्म में। यह बताना है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। इनका महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जमाली बना था, यानी जमाली कौन था? दमदा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दामाद थे बबुआ जी और ये बने थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखो। बराबर की गुफाएं का उपयोग किसके आश्रय के लिए किया जाता है? बराबर का गुफाएं है, आपको गया में भी देखिएगा गुफा, तो बराबर की गुफाएं जो हैं इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ठीक ना, ये किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो बराबर की गुफाएं का उपयोग किसके
आश्रय के लिए किया जाता है, ये किया जाता है आजीविकों के आश्रय के लिए बनाया गया था, ठीक ना। ये किसके लिए बनाया गया था, आपको आजीविकों के आश्रय के लिए बनाया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये कौन सा स्थल है जो कि आपको जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ थे इनसे संबंध होने के कारण इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये कौन सा आपको होता है, तो ये जो है ये है आपको संवेद शिखर। संवेद जो शिखर है इसे आपको माना जाता है जैन धर्म आपको सिद्ध क्षेत्र, ठीक। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की प्रतिमा, बहुत बड़ा प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला है कहां पर भैया, वो पड़ता है तुम्हारा कर्नाटक में। अब ये किसके बोल रहा है, प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी दे रहा है, ये ध्यान में रखना। किसके ने स्थापित करवाई थी, ये करवाए थे चामुंडराय ने। ये किसने करवाया था, चामुंडराय ने। यहीं पर श्रवणबेलगोला में ही आप देखोगे कि आपको चले गए थे, कौन चले गए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये 63 देखो। अपने लास्ट समय में नासिक के कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला जो लगता है 12-12 सालों पर, देखिएगा 6-6 सालों पर अर्ध लगता है। ये 4 जगह पर भारत में लगता है, ठीक ना। अपना प्रयागराज में भी लगता है। तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है, भैया नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये बताओ। नासिक ताप्ती है, नर्मदा है, कोयना है, गोदावरी है। सो नासिक किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे ना है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा ना, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। भारत में जो आस्तिक हैं और नास्तिक हैं ये दोनों संप्रदाय हैं, इसमें आपको बताना है विभेद कौन सा होगा। देख लेते हैं तुम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 64 लगाओ। एकदम आज गार्दा गार्दा तुम लोग उड़ा दे रहे हो, ठीक ना, बहुत अच्छा। यही तो तुम लोगों से उम्मीद था कि 1 से 2 दिन तुम लोग को समय दिया था रिवीजन करने के लिए, तो अच्छे से क्वेश्चन करना है। बाकी तो देखेंगे लास्ट में तुम लोग कितने क्वेश्चन किए, कितने स्कोर किए। चलो इसका आंसर क्या होगा, चंदन मंडल ए लगा रहे हैं, ठीक। चंदन मंडल ए लगा रहे हैं, सेठी बाबू सी लगा रहे हैं, ठीक ना, सेठी बाबू सी लगा रहे हैं। अब बाकी देखते हैं, डी लगा रहे हैं लोग। यहाँ पर देखो राजनंदिनी सी भी लगा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हो जाएगा भारत में आस्तिक, आस्तिक वो होंगे जो वेद के मानते हैं यानी प्रामाणिकता पर मानते हैं। नास्तिक का तो बात ही नहीं करना है। तो यानी कि वेद के प्रामाणिकता के आधार पर ही आस्तिक नास्तिक संप्रदायों को डिवाइड किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। बेसनगर अभिलेख के हेलियोडोरस कहाँ के निवासी था। बेसनगर अभिलेख से पता चलता है हेलियोडोरस कहाँ के निवासी था। सो हेलियोडोरस जो आपको प्रभावशाली शक्तिशाली कहां के निवासी था, तक्षशिला के निवासी था। कहां से, तक्षशिला के, ये याद रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय का भी नाम जानते हैं, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में नाम आता है। क्वेश्चन 66 देख लो। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। सो भागवत धर्म का जो ज्ञात सबसे पहले अभिलेखीय साक्ष्य है ये आपको बताना है। भागवत धर्म का जो प्राप्त हुआ था कि भागवत धर्म यहां से सबसे पहले साक्ष्य समुद्रगुप्त नहीं, गौतमी नहीं, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है इससे पता चला था आपको भागवत धर्म का सबसे पहला साक्ष्य। ये आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 67। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दिया। चलो अब यहां से तुम्हारा संविधान जो कि संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, इससे बनने वाले क्वेश्चन है बबू। अभी वो और से टेस्ट तुम लोग को बनेगा। इस 100 क्वेश्चन में तुम लोग का टेस्ट नहीं खत्म होने वाला है। लमसम 150 क्वेश्चन तो और लमसम बन ही जाएगा। हम देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से बन रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को आज जो है 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, कल 150 भी क्वेश्चन करा सकता हूं। तो अपना खाना पाना सातू लोहिया लोठी जब सब बनकर रख लेना कि भूख भी लगेगा तो बीच में खा लेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया। बजट पर बहस करने की शक्ति जो दिया गया था अब नाम मात्र की शक्ति ये 1892 द्वारा यानी 1892 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 68 देखो। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ। केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे एक हस्तांतरित कर दिया गया था, एक रिजर्व कर दिया गया था। यानी द्वैध शासन की शुरुआत जो हुआ था 1919 में, तो केंद्र में देखोगे ये केंद्र में द्वैध शासन जो लागू हो गया था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया था। और आपको देखोगे राज्यों में जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू हुआ था ये 1919 के अधिनियम द्वारा हुआ था। इसके आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय जो विधान पालिका है प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से लगाना। विधान पालिका द्विसदनीय जो बनाई गई थी, सबसे पहले जो बनाई गई थी ये 1919 के अधिनियम द्वारा बनाई गई थी, यानी कि 1919 के अधिनियम द्वारा इसे बनाया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70 देख लो। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने का प्रावधान आपको शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने का प्रावधान है, यानी कि अखिल भारतीय संघ जो होगा, ये देखोगे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1940, ये जो होगा ये भारत सरकार अधिनियम 1935, जहां से हम अपने संविधान में बहुत से प्रावधान जोड़े हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 का 70 का आंसर यहां पर आपको ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? मुख्य रूप से देखा जाए संविधान सभा के जो टोटल अधिवेशन हुए थे, वो जो अधिवेशन हुए थे संविधान बनाने के लिए, वो 12 ही हुए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा, सी 12 अधिवेशन हुए थे। महिलाओं की संख्या जो संविधान सभा में था टोटल 15 था, ये भी याद रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था? यानी कि वयस्क मताधिकार जो होगा 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए, ये किसने कहा था? नहीं किया गया, ये बात नहीं माना गया कि जो वयस्क मताधिकार दे दिया गया, और पहले जो वयस्क मताधिकार दिया गया था वो 21 साल बनाया गया था, बट 61वां संविधान संशोधन द्वारा देखोगे 1989 में फिर इसे 18 साल कर दिया गया। ये कहे थे मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा। मौलाना आजाद जो थे वो कहे थे, इसके आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? मुझे पता है आप लोग इस आंसर का गलत आंसर लगाओगे, गलत आंसर लगाओगे बबुआ लोग, मुझे पता है इसका आंसर तो तुम लोग गलत लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर लगाओ, चलो लगाओ आंसर। सी 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 72 का सी लगा रहे हो? बताओ 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 बताओ। 73 है भाई, और कितना पीछे हो भाई। 73 का बी लगा रहे लोग। बी एन राव, बी एन राव, ये न हुआ कोई बात। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम लोग रिवीजन कर लिए हो, पूरा तुम लोग हिला कर रख दो फिर माहौल है। बी एन बनेगल राव जो थे ये प्रारूप तैयार किए थे, बट प्रारूप में देखोगे प्रारूप जो समिति बनाई गई थी उसमें 7 सदस्य थे, और अध्यक्षता जो किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 देख लो। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा द्वारा स्थापित हुआ था, कौन सा मौलिक अधिकार? सबसे पहले मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, बात ध्यान रखना, अध्यक्ष पूछ रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, अल्पसंख्यक के लिए भी और आपको अधिकार के लिए भी। बट ये जो अधिकार का मांग किया ही गया था सबसे पहले, जो आपको प्रारूप तैयार किया गया था वैसे रूप से, तो एक कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसलिए देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसकी अध्यक्षता दे दिया जाता है करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 75 देखो। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये आपको बताना है। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? वो वाला आंसर लगाओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? क्वेश्चन 75 के आंसर लगाओ लगाओ। संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभी के जो न्यायालय है वो कब स्थापित हुए थे? तो वो तो आजादी के बाद स्थापित हुए थे, ठीक ना, 50 में। अब यहाँ पर अभी ये पूछ रहा है कि संघीय न्यायालय कब स्थापित हुए थे, तो 1935 का एक्ट आया था, उसमें प्रावधान था, बट 1937 में ये स्थापित हुए थे। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर बी हो जाएगा। 1937 में स्थापित हुए थे, और यहाँ पर 1937 में ही देखोगे कि बर्मा भी अलग हुआ था भारत से। आगे चलते हैं, बर्मा मतलब म्यांमार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 76 देख लो। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन जो है डायरकी, द्वैध जो शासन है डायरकी जो है, इसके लिए आपको बताना है किसने निर्दिष्ट करता है। द्वैध शासन जो है डायरकी जो है ये निर्दिष्ट करता है। 1 मिनट, यहाँ पर देखो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से रखना। ए ऑप्शन यहाँ पर है, सी ऑप्शन यहाँ पर है, डी ऑप्शन यहाँ पर है। क्वेश्चन 76 लगाओ। क्वेश्चन 76 का आंसर क्या होगा बताओ? बहुत अच्छा। द्वैध शासन की शुरुआत जो द्वारकी है, इसकी शुरुआत जब किया जाता है बताइए? बड़े वाला क्वेश्चन पर गुस्सा आता है। एंग्री अनु बोल रही है ना कि बड़का जो क्वेश्चन होता है ना उस पर गुस्सा आता है। एगो एंग्री अनु पर कहानी हम सुनाते हैं, ठीक ना। एगो एंग्री अनु जो थी, मतलब कि एंग्री अनु जैसा ही एक चूहा था, ठीक, मतलब वो नहीं थी, कहानी मैं बता रहा हूं बस। एक चूहा था, जंगल में रहा करता था, ठीक ना, जंगल में रहा करता था। एक दारू पी रही थी, हाथी जो थी दारू पी रही थी। चूहा गया, बोला हे बुड़बक, दारू काहे पी रहे हो? दारू पीने से थोड़े ना दारू पिया जाता है, इतना बोतल नशे में हो जाओगे, अपने बचवन के पिटोगे, जंगल वालों के पिटोगे, दारू पीने का चीज है बुड़बक, दारू छोड़ दो।
कहा कि सब इतनी जो छोटी को चूहिया ये हमको बोल रही है दारू छोड़ने के लिए, इतनी ज्ञान एक पास हो गया, दारू छोड़ दिया, हाथी दारू छोड़ दिया। चलो कहानी भी देखते रहते, क्वेश्चन भी देखते रहते। प्रांतों में जो द्वैत शासन 1919 के एक द्वारा देखोगे 2 भागों में विभाजित हो गया था, हस्तांतरित और रिजर्व 2 भागों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और केंद्र स्तर पर 1935 में गया था यही चीज। ये देखो 77 1937 में स्थित बटलर कमेटी किससे संबंधित है? बटलर कमेटी। तो फिर वो बोला, हाथी बोला चल भैया हम दारू छोड़ दिए, चल तूने बोला तू इतनी कुछ चीजें छोड़ दिए, अब बोला कि चलो हम लोग दारू ही मत छोड़ो, हमारे साथ जागरूकता अभियान में भी चलो। बोला चल है ठीक है, तो पीछे पीछे हमारे चलना तुम। चूहा बोला पीछे पीछे हमारे चलना। हाथी बोला ठीक है, झुंड हिलाते हाथी और 3-4 गो हाथी लोग चल दी। फिर आगे गया तो भालू था, बीड़ी पी रहा था, भालू बीड़ी पी रहा था। फिर गया हथिया दिखा, ये देखो देखो भालू बीड़ी पी रहा है। गया अरे तू काहे बीड़ी पी रहा है, ठीक ना, तू बीड़ी पिएगा तो क्या हो जाएगा? अस्थमा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो बीड़ी मत पी, तो बचवा है, ई है, ढेकना है, फलना है। ओकरो समझाया, भालू भी जुट गया, चलो भैया जागरूकता अभियान में चलते हैं। फिर गया आगे, जब गया चीता का कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, ठीक, चीता सिगरेट पी रहा था। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बटलर कमेटी जो है ये किससे संबंधित है? तो भारत सरकार और देशी रियासतों के संबंध से संबंधित है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ये डी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने के लिए अधिकार दिया गया है? यानी नया राज्य बनाना, नामों में परिवर्तन करना और 2 राज्य मिलाकर 1 राज्य बनाना, एक बड़ा राज्य तोड़कर छोटे छोटे राज्यों बनाना, ये जो प्रावधान है ये संसद का काम है। और ये संसद आर्टिकल 3 के तहत दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 3 के तहत देखोगे, इसे भी याद रखिएगा। यह संसद को काम दिया गया साधारण बहुमत द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देख लो। कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का प्रावधान जो है हम लोग आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी डीपीएसपी में मिलने का आपको देखने को मिलता है। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ी तो फिर चीता भी सम्मिलित हो गया। फिर आगे जा रही है तो देख रही है कि भैया सियार गांजा मार रहा है, सियार सब अपने में मंडली जुटाकर मार गांजा दबैले है, ठीक ना। अब गांजा धुआं उठ रहा है, सियार सब के पास हाथी होती, पहले से सियार हुआ करने लगा, भागो भागो। फिर रुकवाया, रुको, सियार सब रुक गया। बोला का बात है? अरे बुर्बक गांजा पी रहा है तू, सबको दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो क्या किया कि वो सबको भी लेकर साथ में चल दी। मतलब आगे चूहिया और पीछे से सब लोग चल रहा है। फिर आगे जब गया तो एक जगह क्या था आगे बताता हूं, ठीक। ये बताओ, कल्याणकारी जो राज्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण करना ही सुनिश्चित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देख लो। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यह बताना है। इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? अब आगे जब देख रहा था चरस मार रहा है, कौन मार रहा है? चरस मार रहा है। आगे चरस, जिराफ चरस मार रहे हैं नाक उठा के ऊपर, ठीक ना, तो पूरा एकदम भड़ेले है, तो चरस मार रहा है। तो फिर बोला, चूहा बोला हथिया से, उसको बोलो नीचे मुड़ी करने के लिए। नीचे मुड़ी करके सुना। अब वो तो भैया बोलने वाला है नहीं, मुख प्राणी है, बोलता तो है नहीं, तो ऐसे गर्दन हिला दिया, ठीक है हम लोग भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, ठीक, वो भी साथ में चल दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से नहीं है, ये बताओ। संसाधनात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? अध्यात्मक सरकार मतलब समझते हो तुम लोग? ये क्वेश्चन पहले मैंने आपको करा रखा है, आराम से लगा लेना। अध्यात्मक सरकार कहां पर देखने को मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 81। अब एक जगह पहुंचता है, क्वेश्चन नंबर 81 पहले देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण तत्वों में कौन सा है? जब आगे पहुंचता है तो एक जगह शेर जो है चुपचाप रम पी रहा था, वो भी इंग्लिश वाला रम, एकदम ग्लास में ढालकर पी रहा था। आप कहोगे शेर ग्लास में ढाल, कहानी भैया, कहानी में कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। अब ये जो ड्रम पी रहा था, अब वो गई, वह चूहा गया, चूहा जाकर एकदम, अब देखा कि पीछे में हमारे पूरा एकदम भीड़ है, पूरा एकदम लोग है, पूरा जंगल के लोग हैं। अब तनियो से डर भी नहीं। अब पीछे आगे जाके कह रहा है, ये दारू नहीं पीना चाहिए, रम नहीं पीना चाहिए, लिवर खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा घर वाले के क्या होगा, वो सब बाल बच्चे तुम्हारे जो छोटी छोटी हैं वो सब का क्या होगा। अब खींच कर एक तबड़ाक मारा शेर एक तबड़ाक मारा, चूहा घूमने लगा, घुमड़िया गया, ठीक ना, चूहा घूमने लगा। तो हाथी होती सब पीछे से कह रहे, क्या बात है, काहे चूहा को मार दिया, ये तो अच्छा काम के लिए कर रहा है। अरे महाराज नहीं ना, सुबह सुबह भांग पीकर सबको ये ऐसा ही काम करते रहता है, आप लोग भी इसके बात में आ गए, ये तो पहले ही भांग मरले है, भांग मार कर दिमाग खराब हो जाता है और सबके पीछे पीछे घुमाता है, बोलता है कि देखो हम पीछे पीछे घुमा रहे हैं। देन सम वही कहा काम है कि अगर बड़ क्वेश्चन देखते ही दिमाग खड़िया जाता है। अरे बड़
हार्ड क्वेश्चन है, छोट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, दिमाग खड़ियाने का जरूरत है। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है यह है संप्रभुता। क्या है? सोवर्निटी है, संप्रभुता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देख लो। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये किस सिद्धांत में है? सभी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से, पूर्णतः जो है क्या है आपको समान है, ये कौन सा संविधान आपको बताता है? कौन सा शब्द इसका सही से आपको मायने बताएगा? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सार्वभौमिकता कहलाता है। कौन से कहलाता है? सार्वभौमिकता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देख लो। शून्यकाल का संसदीय व्यवस्था में देश से लिया गया है। शून्यकाल जो लिया गया है संसदीय व्यवस्था में किस देश से लिया गया है? चलो क्वेश्चन लगाओ। शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था में लिया गया है ये कहां से लिया गया है? शून्यकाल जो देन है कहां से है? ये जो शून्यकाल का देन है ये अपना भारत का ही देन है। और सबसे पहले 1962 में देखोगे शून्य का भी देन देखोगे। शून्य देखो, शून्यकाल से शून्य भी याद कर सकते हो। शून्य जो दिया है आर्यभट्ट ने दिया है, जीरो दिया है बिहार ने यानी आर्यभट्ट ने दिया है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ जो है और अमेरिकी जो परिसंघ है दोनों रूप में समान रूप से इसमें से कौन सा लक्षण पाया जाता है? बताइए। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है भारतीय परिसंघ और आपको दोनों परिसंघ में पाया जाता है? ठीक, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका के द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये बताओ ये क्या हो जाएगा? ये आपको रूप से पाया जाता संसदीय परिसंघ में और दोनों में पाया जाता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 लगाओ, लड़ाई मत करो अपने में। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो करता है, इंटरप्रेट जो करता है, वो संविधान का मूल रूप से, अंतिम रूप से जो बताएगा संविधान के बारे में, जो किसी बात पर अगर प्रॉब्लम होता है या आपको उसमें आशंका होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देख लो। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित मुकदमा यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले, फिर भारत में भी इसका देखोगे भगवती जो है ये आपको शुरुआत किए थे, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। ये लोकहित मुकदमे जो है ये यूनाइटेड अमेरिका में यानी यूएसए में सबसे पहले आए थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो PIL वाला आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पूर्वालोकन कहीं ना कहीं आपको जाकर आर्टिकल 137 से समर्पित होता है और यह बताना है न्यायिक पूर्वालोकन की जो व्यवस्था लिया गया है ये किसमें किसमें है? न्यायिक जो पूर्वालोकन है ये कहां कहां पर दिया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 है। सो न्यायिक पूर्वालोकन जो है भारत के भी संविधान में है, यूएसए के भी संविधान में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 87 देख लो। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में देखोगे केंद्र मजबूत है, राज्यों को शक्ति दिया गया है, संविधान में शक्ति का आपको पृथक्करण दिया गया है, साफ साफ बांट दिया गया है राज्य के लिए, केंद्र के लिए, बट फिर भी राज्य के तरफ से ज्यादा शक्ति दिया गया है और राज्य को ज्यादा शक्ति दिया है यानी केंद्र मजबूत है। देन ये कौन से मॉडल पर आधारित है? कनाडा वाला मॉडल पर आधारित है। कनाडा में भी जस्ट ऐसे ही आपको संघ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88 देखो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? यह बताना है इसमें से कौन सी विशेषता है जो भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हो जाएगी? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। यह बताना है इसमें से कौन सा नहीं होगा। 88 का आंसर बताओ तुम लोग। थक गए हो, क्या करो, बहुत गर्मी भी है ना। तुम लोग तो पंखा में बैठकर आंसर लगा रहे होगे, हम बिना पंखा के तुम लोग को आंसर बता रहे हैं। बताओ, क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये सत्तावादी सरकार नहीं है, इसकी विशेषता। जरूरी नहीं है जो सत्ता में है उसका ही सरकार होगा। सो ये जो आपको है निम्नलिखित में से विशेषता भारतीय लोकतंत्र का नहीं है, सत्तावादी सरकार। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89 देखो। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर खिसक गया है, ध्यान में रखना। इसमें क्या हो गया है? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर खिसक कर आ गया है। ये क्या है? प्लेट विवर्तनिक की घटना इसमें घटा हुआ है प्लेट टेक्टोनिक के कारण वहां पर घसक गया है ये बताओ भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है? इनमें से अनेक संविधान के अनुभव से समुष्ट है, इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ और राज्यों के सरकारों का संविधान है। यह बात एकदम सही है। हमारे संविधान बृहद होने का यही कारण है कि अमेरिका जैसा संविधान नहीं है कि सिर्फ संघ के बारे में बता देता है, यानी पूरे अमेरिका के बारे में, अमेरिका के राज्यों के लिए अलग अलग संविधान है। ऐसा कुछ हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में शक्तियों का बराबर पृथक
पृथकीकरण कर दिया गया है, यानी पृथकीकरण किया गया है। केंद्र का शक्ति का अलग बता दिया गया है, राज्य के लिए अलग बता दिया गया है। अब तो पंचायती राज वाला भी व्यवस्था आ गया है, यानी कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का पृथकीकरण है, यानी यह संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान है। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो बड़ा होने का मुख्य कारण आपको होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लो। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय जो संघवाद है कोऑपरेटिव संघवाद है। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी होता है, कोऑपरेट कर सभी लोग मिलकर, ये ठीक ना, इसे कोऑपरेट कहा जाता है। सब लोग नहीं बोलते हैं कि कोऑपरेट करो। कोऑपरेट मतलब तुम भी कुछ आगे बढ़ो, हम भी कुछ आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़कर कोई काम करें, वही कोऑपरेटिव होता है, ठीक ना। तो ये संघवाद जिसे बोला जाता है, सहकारी संघवाद। तो भारतीय संघवाद जो है ये जी ऑस्टिन का कहा हुआ है कि ये कोऑपरेटिव संघवाद है, यानी कि सहकारी संघवाद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91 देखो। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। सो भारत में संघ राज्य जो है यानी केंद्र शासित राज्य की बात कर रहा है ना यहां पर। तो बताओ भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है, ये कौन करते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों का आपको राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप आया। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कब आया था ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था ये कब बना था? ठीक, देखो 2000 में 3 राज्य बने थे, 2000 में 3 राज्य बने थे। और ये छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? सबसे पहला जो राज्य बना था छत्तीसगढ़ बना था, एमपी से कटकर बना था। ये कहां से? एमपी से कटकर बना था। 9 नवंबर 2000 को कौन बना था? ये बना था आपको कौन? उत्तराखंड बना था, यूके बना था, यानी उत्तराखंड बना था, यूपी से कटकर बना था। उत्तरांचल पहले इसका नाम था उत्तराखंड का। और यहां पर एक आपको देख लो, यहां पर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर अगर यहां पर हम लिख देते हैं 15 नवंबर, एक मिनट ये थोड़े ना है, यहां पर हो जाएगा मान लो 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 को देखोगे आपको बिहार से बनकर कौन बना था? झारखंड बना था, यानी झारखंड जो बना था ये बिहार से कटकर जो बना था झारखंड बना था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है, ये आपको देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य कब आपको स्वरूप में आया था? 1 नवंबर 2000 को स्वरूप में आ चुका था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 93 देख लो। ये क्या हो गया? 92 गायब हो गया क्या? ना 92 तो था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93 देख लो। यहाँ पर संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? संविधान जो है हमारे नाम जो है राष्ट्र का यानी देश का किस क्या क्या है? संविधान के आर्टिकल 1 में जो देखोगे हमारे राष्ट्र का नाम क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? बस अब खत्म ही होने वाला है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। सो प्लीज डट कर मुकाबला करते रहिए। सामने दुश्मन खड़ा है, हमको मत समझिएगा, सामने दुश्मन आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये देखो भारत में देखोगे आर्टिकल 1 में दिया है भारत राज्यों का संघ होगा और भारत का नाम क्या है? भारत और इंडिया। भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन, देखो भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा आपको राज्य गठन किया गया था? 1953 में आंध्र प्रदेश का। ठीक, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1953 में बनाया गया था। इसका भी आंसर आपको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत या संघ के रूप में पूर्ण राज्य का दे दिया गया था? पूर्ण राज्य जो दे दिया गया था, देखो सबसे पहले तो सहमति हुआ था, सहराज्य बना था सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा, फिर उसे पूर्ण रूप से मिला लिया गया था 36वां संविधान संशोधन आपको देखोगे 1975 द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकता कौन प्रदान करता है ये आपको बताना है। भारतीय संविधान में नागरिकता कौन प्रदान करता है? नागरिकता जो प्रदान करता है ये कौन करता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक ना। भारत में सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, एकल नागरिकता है। 96 के आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन सा है? कावेरी जो नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके पानी को लेकर विवाद आपको छिड़ा रहता है और यह विवाद 4 राज्यों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जिसका नाम है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में यह देखने को मिलता है मुख्य रूप से पानी का विवाद। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान हमारा एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसके द्वारा कहा गया था? पवित्र दस्तावेज है, पवित्र, ये किसके द्वारा? ओबीसी सी बात है, ये जो संविधान के पिता कहे जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये बोले थे संविधान जो होगा हमारा पवित्र दस्तावेज होगा जिसके अनुरूप हमारा देश का शासन होगा। क्वेश्चन 99 देखो। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था ये किस देश से हुआ था? सो लिखित संविधान सबसे पहले जो बनाया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यानी यूएसए द्वारा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा।
अंत भला तो लास्ट भला, मतलब अंत भला तो सब भला, लास्ट नहीं, अंत भला तो सब भला। ये लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, इसे लगाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 देखो यहाँ पर दिया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है और अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो लगाओ। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 लगाओ, 100 लगाओ, 100 लगाओ। 100 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 100 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान जो हो जाएगा ये हो जाएगा भारत का। क्या हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। पहला पूछे तो अमेरिका का लिखित संविधान हो जाएगा और विश्व के सबसे बड़ा पूछे तो ये भारत का हो जाएगा। ठीक, चलो इतना मेहनत किए कम से कम अपने लिए तुम लोग, बढ़िया चीज़ है।